हेलो दोस्तों। आज हम समझने वाले हैं संगत सिद्धांत। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगर इस सिद्धांत को अच्छा समझना चाहते हो तो पूरा वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखना। यह सिद्धांत हमें क्या बताता है? इस सिद्धांत की सबसे पहली बात, अभिकारक के अणु ठोस गोले होते हैं। अभिक्रिया तब होती है जब ये गोले आपस में टकराते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक के अणुओं को ठोस गोला माना जाता है और जब ये गोले एक दूसरे से टकराते हैं तो उत्पाद बनता है, मतलब अभिक्रिया होती है। दूसरी बात, सभी टक्करों में से बहुत कम टक्करें प्रभावी होती हैं जिनसे उत्पाद बनता है। प्रभावी टक्कर का क्या मतलब होता है? प्रभावी टक्कर का मतलब वह टक्कर जिससे उत्पाद बनता है प्रभावी टक्कर कहलाती, और वह टक्कर जिससे उत्पाद नहीं बनता, अभिकारक के अणु उत्पाद नहीं बनाते, उस टक्कर को अप्रभावी टक्कर कहते हैं। प्रभावी टक्कर कब होती है? प्रभावी टक्कर के लिए प्रत्येक अणु के पास एक न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए जिसे दहली ऊर्जा कहते हैं। हमारे पास दो ठोस गोले हैं और इन गोलों को अभिकारक के अणु मान लेते हैं। इनकी ऊर्जा को प्रारंभिक ऊर्जा या औसत गतिज ऊर्जा बोलते हैं। इन अणुओं के बीच में टक्कर होती है, परंतु इस टक्कर से कोई अभिक्रिया नहीं होती, कोई उत्पाद नहीं बनता है। तो उत्पाद कब बनेगा? जब अणुओं के पास पर्याप्त ऊर्जा होगी। तो वह न्यूनतम ऊर्जा, वह कम से कम ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं के पास होती है और इनके टकराने से उत्पाद बनता है, अभिक्रिया होती है, उस ऊर्जा को दहली ऊर्जा बोला जाता है। H2 अणु में दोनों परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध होता है और इसी तरह I2 अणु में सहसंयोजक बंध होता है। इनके पास दहली ऊर्जा है और ये अणु आपस में टकराते हैं। तो टक्कर में क्या होता है? पुराने बंध टूटना प्रारंभ हो जाते हैं और H और I के बीच नए बंधों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है और यह उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। पुराने बंध गायब हो जाते हैं और नए बंध बन जाते हैं। HI के दो अणु प्राप्त होते हैं। तो जब अभिकारक के अणुओं के पास दहली ऊर्जा होती है तो अणुओं के बीच में होने वाली टक्कर प्रभावी टक्कर कहलाती, और प्रभावी टक्कर से अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है। संगत सिद्धांत की अगली महत्वपूर्ण बात, अभिकारक अणुओं की सामान्य या प्रारंभिक ऊर्जा को दहली ऊर्जा तक ले जाने के लिए जितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। सक्रियण ऊर्जा अणुओं की टक्कर से प्राप्त होती। चलो इन दोनों बातों को समझते हैं। सभी पदार्थों के अणुओं के पास स्वयं की ऊर्जा होती जिसे उस पदार्थ की औसत ऊर्जा बोलते हैं, औसत गतिज ऊर्जा बोलते हैं, और इसी ऊर्जा को अभिकारक अणुओं की सामान्य या प्रारंभिक ऊर्जा भी बोलते हैं। और माना यह ऊर्जा 50 जूल है तो इन अणुओं को दहली ऊर्जा तक ले जाना होगा।
इन अणुओं को हम ऊर्जा देते और इनकी ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर हो जाती, तो अणुओं के बीच में प्रभावी टक्कर होती और प्रभावी टक्कर से पुराने बंध टूट जाते, नए बंधों का निर्माण होता है और अभिकारक के अणु उत्पाद में बदल जाते। माना दहली ऊर्जा 100 जूल है। इस प्रारंभिक ऊर्जा को दहली ऊर्जा तक ले जाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? 100 माइनस 50 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इस ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा बोला जाता है और इसे E से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए अभिकारक के अणुओं को गर्म करते हैं, मतलब ऊष्मा ऊर्जा देते हैं और यह ऊष्मा ऊर्जा अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा में बदल जाती। अणु तेजी से गति करते हैं और जब अणुओं की ऊर्जा 100 जूल हो जाती तो अभिकारक के अणु सक्रिय हो जाते हैं और तेजी से गति करते हुए आपस में टकराते हैं। तो टक्कर में क्या होता है? टक्कर से इनकी गतिज ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा में बदल जाती और इसी ऊर्जा के कारण अभिकारक अणुओं के पुराने बंध टूट जाते और नए बंध बनते। तो सक्रियण ऊर्जा बाहर से नहीं दी जाती, यह अभिकारक के अणुओं के बीच टक्कर से उत्पन्न होती। दोस्तों, अणुओं के बीच टक्कर से सक्रियण ऊर्जा उत्पन्न होती, परंतु सभी अणुओं के बीच टक्कर से सक्रियण ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। कुछ अणु आपस में टकराते और इनकी ऊर्जा अधिक हो जाती, ये सक्रिय हो जाते। परंतु कुछ अणुओं के बीच में जब टक्कर होती तो यहाँ पर बहुत कम ऊर्जा उत्पन्न होती और ये अणु सक्रिय नहीं हो पाते, इनसे उत्पाद नहीं बनता है। तो इसे हम प्रभावी टक्कर बोल सकते हैं और इसे हम अप्रभावी टक्कर बोल सकते हैं। अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या को संघट्ट आवृत्ति कहते हैं। इसे हम टक्कर आवृत्ति भी बोल सकते हैं और इसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। मान लो हमारे पास एक पात्र है और इस पात्र में H2 के अणु और I2 के अणु उपस्थित हैं। अभिकारकों के इस मिश्रण को अभिक्रिया मिश्रण बोला जाता है। माना इस पात्र का आयतन 10 लीटर है और 1 सेकंड में, प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड, 1 सेकंड के समय में यहाँ पर होने वाली टक्कर की संख्या 50 मान लेते हैं। तो 1 लीटर आयतन में होने वाली टक्कर की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर 1 लीटर का मतलब इकाई आयतन। जब आयतन का मान 1 होता है तो उसे इकाई आयतन बोला जाता है। तो 1 लीटर आयतन में होने वाली टक्कर की संख्या को इस तरह से ज्ञात करते हैं। 50 में 10 का भाग लगा देते हैं तो 5 टक्कर प्रति लीटर। जब आयतन 1 लीटर होता है और समय 1 सेकंड होता है तो अभिक्रिया मिश्रण में होने वाली टक्कर की संख्या को टक्कर आवृत्ति कहा जाता है और इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, जब संघट्ट आवृत्ति का मान अधिक होता है तो टक्कर की संख्या बढ़ती, टक्कर आवृत्ति बढ़ने पर टक्कर की संख्या बढ़ती, अधिक से अधिक अभिकारक के अणु आपस में टकराने लगते हैं तो टक्कर की संख्या अधिक हो जाती। जब टक्कर की संख्या बढ़ती तो प्रभावी टक्कर की संभावना बढ़ती। यहाँ पर प्रायिकता का मतलब है संभावना, इसे हम आगे समझने वाले हैं। और जब अणुओं के बीच में प्रभावी टक्कर अधिक होगी तो उत्पाद अधिक बनेगा
और उत्पाद अधिक बनेगा तो अभिक्रिया का वेग अधिक होगा। तो अभिक्रिया का वेग संघट्ट आवृत्ति के समानुपाती होता है। संघट्ट आवृत्ति बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। माना ए और बी अभिकारक अणु है और उत्पाद बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया के वेग को इस तरह से लिखा जाता है पी जेड ई की घात माइनस ई ए अपॉन आर टी। अभिक्रिया के वेग को आर से या आर ओ आर से प्रदर्शित करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर P प्रायिकता है, Z संघट्ट आवृत्ति, R गैस स्थिरांक है और T कैपिटल T परमताप। इसे हम केल्विन ताप भी कहते हैं क्योंकि यह ताप केल्विन में होता है। डिग्री सेल्सियस में तापमान को स्मॉल t से प्रदर्शित करते हैं और केल्विन में तापमान को कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों में क्या संबंध होता है? डिग्री सेल्सियस ताप में 273 जोड़ देते हैं तो केल्विन ताप प्राप्त होता है। प्रायिकता मतलब सही विन्यास क्या होता है, तो इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मैथिल ब्रोमाइड, इसकी अभिक्रिया OH- के साथ करते हैं। OH- यहाँ से Br को हटा देता है और मेथेनॉल बनाता है। यह अभिक्रिया कैसे होती है, चलो इसे समझते हैं। इसकी संरचना बनाते हैं। इस अणु पर OH- का आक्रमण होता है, इनके बीच में टक्कर होती है। तो अब हम देखते हैं टक्कर का तरीका। ब्रोमीन हैलोजन है और हैलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है, तो इस बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन की ओर सरक जाते हैं। विद्युत ऋणता का मतलब इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता। बंध के इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के समीप चले जाते हैं तो इस पर थोड़ा सा ऋणावेश आ जाता है और कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते हैं तो इस पर थोड़ा सा धनावेश आ जाता है। कार्बन धनावेशित होता है और यह ऋणावेशित होता है, तो OH- इस कार्बन पर अटैक करता है। माना इन दोनों के बीच में टक्कर आमने सामने से होती, OH पर ऋणावेश होता है और इस हैलोजन पर ऋणावेश होता है। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। OH- इस साइड से इस कार्बन पर आक्रमण करना चाहता है, परंतु इनके बीच में प्रतिकर्षण होता है तो यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होती, कोई उत्पाद नहीं बनता है। अब दूसरा तरीका देखते हैं। OH- इस अणु के पीछे की ओर से आक्रमण करता है। इस पर ऋणावेश है और इस पर धनावेश है। इसको प्रतिकर्षित करने वाला यहाँ पर कोई आवेश नहीं होता है तो यह सरलता से इस कार्बन पर आक्रमण कर देता है। इन दोनों अणुओं के बीच में यहाँ पर टक्कर सही दिशा में होती तो इनके बीच होने वाली टक्कर से उत्पाद बनता है, जबकि यहाँ पर टक्कर सही दिशा में नहीं होती। OH- इस कार्बन से टकराता है
और कार्बन के साथ बंध बनाना प्रारंभ करता है। कार्बन और हेलोजन के बीच का बंध टूटना प्रारंभ हो जाता है। इस यौगिक को मध्यवर्ती यौगिक कहा जाता है। यह अस्थायी होता है, तुरंत पुराना बंध गायब हो जाता है और नया बंध बन जाता है। CH3OH मेथेनॉल बनता है, Br- अलग हो जाता है। जब इनके बीच में सही दिशा में टक्कर नहीं होती तो कोई उत्पाद नहीं बनता, कोई अभिक्रिया नहीं होती। और जब इनके बीच में सही दिशा में टक्कर होती है तो उत्पाद बनता है, अभिक्रिया होती। और इसी सही दिशा को उपयुक्त विन्यास कहा जाता है। इसे हम प्रायिकता भी बोलते हैं और इसी को त्रिविम विन्यास भी बोलते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय।